गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूनिट 4 के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टीवी विजुअल्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उसमें सिंप्लिसिटी, कंट्रास्ट, बैलेंस और कंपोजिशन किस तरह से रखे जाते हैं। उसके बाद स्टोरी बोर्ड का कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन के बीच में क्या फ़र्क है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन और टीवी शूटिंग टेक्निक्स, शॉट का क्लासिफिकेशन, फ्रेमिंग, मूवमेंट, ये सब चीज़ें कवर होगी आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है टीवी विजुअल किस तरह प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। टीवी विजुअल्स जो कि विजुअली अपीलिंग हों और इनका इफ़ेक्टिवनेस अच्छे से हो, इसके लिए बहुत ही केयरफुल कंसिडरेशन की ज़रूरत होती है। कुछ प्रिंसिपल्स, सिंप्लिसिटी, कंट्रास्ट, बैलेंस, कंपोजिशन, ये सब इनके जो है एक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये उसके अंदर आपके जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसके अंदर होना चाहिए। ये प्रिंसिपल बहुत ही इसेंशियल होते हैं व्यूअर का अटेंशन कैप्चर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्लियरली कन्वे करने के लिए, इसके अलावा एक जो है विजुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए। तो हम ये वन बाय वन एक-एक के ऊपर बात करेंगे। हम बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। तो सिंप्लिसिटी बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो एकदम क्लियर और कंसाइज़ होना चाहिए। क्लटरिंग अननेसेसरी का और बहुत ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि मेन कंटेंट से आप अगले को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप जिस चीज़ को एक्चुअली जो आपका की मैसेज है जिसको आप कन्वे करते हैं, उसी को ही आपको स्क्रीन के सामने उसी पे फ़ोकस होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफिक टेक्स्ट विजुअल का इस्तेमाल करें। अननेसेसरी एलिमेंट्स जो हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें जो कि व्यूअर्स को आपके डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाइट स्पेसेस का सही तरीके से इस्तेमाल करना। एम्प्टी स्पेस जो है, जो आपका मेन एलिमेंट है उसके अराउंड होना चाहिए। जैसे आपको पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़े हुए हैं कि व्हाइट स्पेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ये जो है विजुअल नॉइज़ को रिड्यूस करने में मदद करता है और इसके अलावा आपका जो है क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। नेक्स्ट इज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट जो है आप देखेंगे कंट्रास्ट कलर्स में भी होता है, बैकग्राउंड में कंट्रास्ट होता है, विजुअल हायरार्की का कंट्रास्ट होता है, बहुत सारे तरह के कंट्रास्ट होते हैं। तो कंट्रास्ट जो है कलर में कंट्रास्ट उसको रखना है आपने। पहली बात तो कि किस टाइप का कलर हो, हाई कंट्रास्ट, लो कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए कि ताकि आप स्पेसिफिक एरिया जो स्क्रीन पे है उसके ऊपर पब्लिक का अटेंशन, ऑडियंस का अटेंशन या जो व्यूअर है उसका अटेंशन ला पाएँ। टेक्स्ट और बैकग्राउंड का कंट्रास्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए। टेक्स्ट इजीली रीडेबल होना चाहिए कंट्रास्टिंग कलर की मदद से। अदरवाइज़ क्या होता है, आप बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा अगर वो कर देंगे, कंट्रास्ट ठीक से नहीं रहेगा तो फिर वो अ, अच्छे से जो है पढ़ने में भी नहीं आएगा और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी और चीज़ें मिस आउट भी हो जाती हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें। विजुअल हायरार्की एक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कंट्रास्ट का इस्तेमाल करके, कि ताकि आप जो भी फोकल पॉइंट्स है उसके ऊपर जो आप इन्फॉर्मेशन, मेन इन्फॉर्मेशन है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, उसको आप रख पाएँ और उसको लोगों का अटेंशन उसके ऊपर जाए। बैलेंस के ऊपर बात करते हैं। तो बैलेंस में क्या होता है कि आपको बिल्कुल जो स्क्रीन है उसके ऊपर सारी चीज़ों का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जैसे विजुअल वेट की अगर बात करें, एलिमेंट्स को इवनली आपने जो है वे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्क्रीन के ऊपर ताकि एक सेंस ऑफ बैलेंस पैदा हो। साइज, कलर, पोजीशन हर एक एलिमेंट का, तो इनके ऊपर बैलेंसिंग होना चाहिए। सिमेट्री एसिमेट्री के ऊपर भी होना चाहिए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है या एसिमेट्री अनइक्वल, लेकिन जो है अगर अनइक्वल भी होता है, एसिमेट्रिक भी होता है, तो भी विजुअल बैलेंस आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा जिस तरह से आप इफेक्ट चाहते हैं उस डिजायर्ड इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ थर्ड्स। स्क्रीन को ग्रिड में जो है 9 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाता है, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस में, और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं तो उनको जो है इंटरसेक्शंस के ऊपर बैलेंस कंपोजिशन में डाला जाता है। तो इसको हम रूल ऑफ थर्ड बोलते हैं।
तो उस हिसाब से अपने एलिमेंट को जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको जो है आपने बैलेंस करना है, उस जगह पे ही होना चाहिए स्क्रीन के अंदर। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन में की एलिमेंट्स को किस तरह से विजुअल प्लीजिंग लोकेशंस में डालना है, जो रूल वार थर्ड का बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा लीडिंग लाइंस, व्यूअर्स की आई को जो है फोकल पॉइंट के ऊपर जो लीड करता है या जो मेन कंटेंट होता है, उनको सही तरीके से प्लेसिंग करना, सही फ्रेमिंग करना, फ्रेम विद इन फ्रेम जो सब्जेक्ट का होता है फोकल पॉइंट के ऊपर, ताकि कि जो विजुअल अपीलिंग कंपोजिशन बने। डेप्थ और लेयरिंग जो है बहुत ही अच्छे से जो है डेप्थ प्रोवाइड होना चाहिए विजुअल्स के अंदर। अलग अलग डेप्थ में जो है एलिमेंट्स को प्लेस करना, ताकि जो है विजुअल इंटरेस्ट बढ़े। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अ, इसके अलावा भी बहुत सारे इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जब टीवी विजुअल को हम प्रिपेयर करते हैं। तो चाहे आप न्यूज़ सेगमेंट बना रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं या किसी और तरह का कंटेंट है, इनको जो है सारे प्रिंसिपल को अडॉप्ट पक्का करना चाहिए स्पेसिफिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके हिसाब से। इफ़ेक्टिव टीवी विजुअल एक तो जो है देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और साथ साथ ही ये व्यूअर का जो है अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस भी करते हैं, और उसको कंटेंट के साथ एंगेज करने का भी काम करते हैं। साथ साथ आपको रेगुलर टेस्टिंग और फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं उसको फर्दर जो है इम्प्रूव कर सकें। अभी नेक्स्ट बात करें हम स्टोरी बोर्ड के ऊपर, इसका कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टोरी बोर्ड एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी स्टोरी का या किसी कंसेप्ट का, जिसको कि प्राइमरली जैसे कि फ़िल्म मेकिंग में, एनिमेशन में, एडवर्टाइजिंग में और बहुत सारे विजुअल मीडिया प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक सीक्वेंस होता है, या चाहे वो इलस्ट्रेटेड या डिजिटल क्रिएटर बैलेंस के ऊपर जो की सीन, शॉट्स, एलिमेंट्स, नैरेटिव किसी प्रोजेक्ट का जो है देते हैं। तो स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पजेज सर्व करते हैं, और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। अब स्टोरी बोर्ड के हम पहले बात तो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो कंसेप्ट उसमें ये क्या है कि सबसे पहले आपका विजुअल प्लानिंग होना चाहिए, स्टोरी बोर्डिंग टूल्स होने चाहिए, और सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। विजुअल प्लानिंग में आपको स्टोरी बोर्ड का जो आप रोड मैप बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसको हम विजुअल प्लानिंग बोलते हैं। फ़िल्म मेकर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, क्रिएटिव टीम्स हों, ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं सारी सीन्स को, कैमरा एंगल, शॉट्स, ट्रांजिशंस को। जब एक्चुअल शूटिंग करते हैं तो उससे पहले तो उसको जो है कि आप किस तरह से प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इन सब चीज़ों को आपने प्लान कर देते हैं। तो ये विजुअल प्लानिंग इंश्योर करता है कि जितने लोग भी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, उनको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर समझ होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या एक्टिविटी और क्या-क्या हमने करना है, ताकि हमारा कंप्लीट का कंप्लीट जो स्टोरी बोर्ड के ऊपर पूरा हर चीज़ जहाँ जैसे चाहिए वैसे आपका बन के आ जाए, और सारे गैप्स आपके फिल हो जाए। स्टोरी बोर्डिंग टूल्स होते हैं जैसे हैंड ड्रॉन स्केचेज, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स, तो उनको आप इस्तेमाल करके, दोनों के कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करके आप जो है किस तरह का प्रोजेक्ट है और ये क्रिएटर का क्या स्किल है, उसके हिसाब से उसको जो है आप कंबाइन करके स्टोरी बोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन, स्टोरी बोर्ड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किसी भी इवेंट या सीन को जो है दिखाते हैं, ताकि जो क्रिएटर्स को विजुलाइज करने में जो है और नैरेटिव के फ्लो को सही तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन करने में, सीक्वेंसिंग करने में मदद मिले। ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही क्रूशियल होता है कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस जो है स्टोरी टेलिंग के अंदर मेंटेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या होता है स्टोरी बोर्ड्स का। तो सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन। स्टोरी बोर्ड जो है आपको हेल्प करते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं और स्क्रिप्ट हैं, उनको जो है विजुअल्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। ये क्रिएटर्स को ये अलाउ करते हैं कि देखने के लिए कि कैसे सीन जो है कैसे दिखाई पड़ेगा, स्टोरी किस तरह अनफोल्ड होगी,
और उसको इस तरह से आसान बना देगा ताकि जो है लोगों को समझने में आसानी हो और उसके अंदर फर्दर आप जो है कोई पोटेंशियल इश्यूज़ हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट भी कर पाएँ। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। स्टोरी बोर्ड एक कम्युनिकेशन टूल की तरह से जो है काम करता है टीम मेंबर्स के बीच में, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, एक्टर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं। वो इंश्योर करते हैं कि हर आदमी अपना कॉमन विज़न को शेयर करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को कम से कम उसको कर देता है। इसके अलावा एफिशिएंसी, स्टोरी बोर्ड्स प्रोडक्शन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, क्लियर जो है प्लान बना करके। तो ये एफिशिएंसी जो है रिड्यूस करता है टाइम और रिसोर्सेज को। जैसे कि आपको रीशूट करना है, रीवर्क करना है उसके ऊपर सीन्स के ऊपर या रिविज़न करना है, तो इन सब चीज़ों में एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ा देता है। कॉस्ट रिडक्शन, जब इन सब चीज़ों में एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है तो फिर आपका कॉस्ट भी काफ़ी जो है कम हो जाता है क्योंकि आपको अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर आपको अपना समय और पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बाद में ज़्यादा चीज़ें शूट कर दो उसके बाद उसको एडिट करते फिरो। क्रिएटिव डायरेक्शन, स्टोरी बोर्ड्स बहुत सारे विजुअल आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंटल्स का मदद करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन करने में, कैमरा एंगल्स, शॉट कंपोजिशंस अलग-अलग तरह का बनाने में और ये डायरेक्टर्स को मदद करते हैं, क्रिएटिव टीम्स को भी मदद करते हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ और स्टोरी का जो मूड जो आप और मैसेज जो कन्वे करते हैं करना चाहते हैं उसको सही तरीके से कन्वे कर पाएँ। स्टोरी बोर्ड पिचिंग, इंडस्ट्री जैसे एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड्स जो है बहुत ही अक्सर आप देखेंगे यूज किए जाते हैं कि वो क्लाइंट्स को आइडिया पिच करते हैं या फिर स्टेक होल्डर्स को आइडिया पिच करते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्राफ्टेड वेल क्राफ्टेड अगर स्टोरी बोर्ड होगा तो वो कंसेप्ट और क्रिएटिव डायरेक्शन जो प्रोजेक्ट का है वो अच्छी तरह से जो है उसको कन्वे कर सकता है और अप्रूवल और फंडिंग जो है ईज़िली इससे सिक्योर हो सकती है और आपका काम तेज़ी से बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एडिटिंग गाइड। जब पोस्ट प्रोडक्शन आप जो है जब स्टोरी बोर्ड क्या करते हैं कि वो एक गाइड का काम करते हैं वीडियो एडिटिंग और विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए। इससे क्या होता है कि आप फाइनल प्रोडक्ट जो है आप ओरिजिनल क्रिएटिव विज़न के हिसाब से किस तरह अलाइन हो रहा है, उस चीज़ में आपको काफ़ी मदद मिलती है। ट्रेनिंग टूल, स्टोरी बोर्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेनिंग मटेरियल के तौर पे एक्टर्स और क्रू मेटर्स के लिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी किस में किस सीन में है। तो हम इन नटसेल वी कैन से दैट स्टोरी बोर्ड्स जो है बहुत ही क्रूशियल टूल्स होते हैं विजुअल मीडिया प्रोडक्शन। ये प्लान करने में आपस में कम्युनिकेट करने में और नैरेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड प्रोडक्शन के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो ईएनजी और ईईपी, ईएफपी के नाम से इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। लेकिन बेसिकली आपको इसका पता होना चाहिए कि ईएनजी आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग को रिप्रेजेंट करता है और ईएफपी इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड प्रोडक्शन। ये बहुत ही अलग-अलग अप्रोचेज़ होते हैं वीडियो प्रोडक्शन में, स्पेसिफिक पर्पज़ को सॉल्व करते हैं और स्पेशली जो है वर्ड ऑफ टेलीविज़न और वीडियो कंटेंट क्रिएशन में। तो उन कुछ डिफरेंसेस इनके होते हैं। तो सबसे पहली बात इनका जो है ने पर्पज़ क्या होता है, तो दोनों के पर्पज़ ही अलग-अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन गोल ही होता है कि रियल टाइम जो इवेंट्स हैं और न्यूज़ स्टोरीज़ हैं उनको जो है कैसे किस तरह हैपन हो रही हैं उनको उस तरह से उसको कैप्चर करना है और प्रेज़ेंट करना है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड प्रोडक्शन का पर्पज़ होता है ये बहुत ही प्लान्ड वीडियो प्रोडक्शन जैसे कमर्शियल्स, कॉर्पोरेट वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज, स्क्रिप्टेड टेलीविज़न प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और पॉलिश्ड प्रोडक्शन होता है ईएनजी के कंपैरिजन में। नेचर ऑफ कंटेंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में ये अनस्क्रिप्टेड, लाइव
या रैपिडली इवॉल्विंग इवेंट्स जो होते हैं, उनका गैदर करके और उनके ऊपर काम करना होता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फ़ील्ड प्रोडक्शन में इसमें प्लान्ड और स्क्रिप्टेड कंटेंट, प्री स्क्रिप्टेड कंटेंट के ऊपर ये काम करता है। इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल जो है इक्विपमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो क्विक डिप्लॉयमेंट जो है न्यूज़ सीन के ऊपर कर पाएँ। कैमराज भी जो होते हैं वो भी समझ लीजिए पूरे पोर्टेबल टाइप के होते हैं। लाइट वेट डिज़ाइन होता है, माइक्रोफोन कैमरा है, सब सारी जो है कैमराज के अंदर इनबिल्ट माइक्रोफोन्स वगैरह होते हैं। और ईएफपी के अंदर इसमें काफ़ी बड़ा इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, लार्जर सेटअप की ज़रूरत होती है। और अलग अलग तरह के कैमरा टाइप, लेंसेज, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाई क्वालिटी ऑडियो और लाइटिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ईएफपी सेटअप्स में। तो इक्विपमेंट हैवी होता है ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है आपका क्रू साइज, ईएनजी। ईएनजी के क्रूज बहुत ही कम होते हैं। उनको जो है न्यूज़ फुटेज को जो है एफिशिएंटली गैदर करना वही काम होता है। इसमें रिपोर्टर होगा, एक कैमरा ऑपरेटर होगा और एक जो है साउंड टेक्नीशियन। तो 2-3 लोगों से इनका काम हो जाता है। जबकि ईएफपी में डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, कैमरा ऑपरेटर, लाइटनिंग टेक्नीशियन, साउंड इंजीनियर, मेकअप आर्टिस्ट, तो सब बहुत सारा जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है पूरा एक। और अगर हम बात करें वर्कफ्लो की, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में क्विक टर्न अराउंड, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, तो फुटेज जो है ऑन साइट ही अगर ज़रूरत है थोड़ा बहुत तो उसमें एडिट किया जाता है और तुरंत जो है न्यूज़ रूम को भेज दिया जाता है इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जबकि ईएफपी में बहुत ही ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एडिटिंग, कलर करेक्शन, साउंड डिज़ाइन, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो एकदम पॉलिश्ड और रिफाइंड जो है निकलता है। एस्थेटिक कंडीशन कंसिडरेशन की अगर बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग इसके फुटेजेज होते हैं, इनमें इमीडिएसी एस्थेटिक ज़्यादा नहीं होता है। इमीडिएट उसको प्रोड्यूस करना, उसके ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं उसको उसी तरह से कैप्चर किया जाता है। और इसमें क्वालिटी और टाइमलीनेस का चीज़ों को जो है थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड प्रोडक्शन में स्पेसिफिक लुक, फील, शॉट कंपोजिशन में अटेंशन, लाइटिंग, साउंड क्वालिटी, इन सब चीज़ों पे काफ़ी जो है एस्थेटिक वैल्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका फोकस होता है। हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग और इलेक्ट्रॉनिक फूड फील्ड प्रोडक्शन बहुत ही डिस्टिंक्ट अप्रोचेज ये कैरी करते हैं वीडियो प्रोडक्शन में। ईएनजी के अंदर आप देखा होगा आपने, समझ लिया होगा कि बहुत ही स्पीड और रियल टाइम रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ या डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। और ईएफपी में आप प्रॉपर जो मूवीज़ वगैरह इस टाइप से जो प्रोडक्शन करते हैं प्रॉपर प्लान वो होते हैं। नेक्स्ट अभी बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन के ऊपर। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन की बात करें तो ये एक तरह का फ़िल्म मेकिंग है। ये कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होता है किसी इवेंट्स का, रियल लाइफ सब्जेक्ट्स का, एक बिल्कुल स्ट्रक्चर मैनर में और नैरेटिव फॉर्मेट में जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। इनका जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है इन द वर्ल्ड ऑफ फिल्म एंड मीडिया। इसको हम अभी समझेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन का। तो अर्ली बिगनिंग की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग आप समझ लीजिए लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में एक लुमियर ब्रदर्स थे और रॉबर्ट फ्लैटी, इन्होंने जो है शॉर्ट फिल्म क्रिएट करना शुरू किया था। और एवरीडे लाइफ की जो है और ट्रेवलॉग्स वगैरह की जो है स्लाइसेस उसको कलेक्ट करके और उसको जो है फिल्म की तरह बना करके शुरू में इन्होंने दिखाना शुरू किया था। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। 1920s और 1930s में डॉक्यूमेंट्री शानर्स जो है बहुत सारे जो है डेवलप हो गए थे, इनका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गया था। तो उस टाइम पे बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स हैं
उन्होंने भी जो है एक्सपेरिमेंटल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग वगैरह जो है काफ़ी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ वार के टाइम पे भी बनाई गईं। तो वो प्रोपेगेंडा टूल का भी उन्होंने काम किया था और इसके अलावा जो है कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से बढ़ रहा है उसको डॉक्यूमेंट करने का भी काम किया था। तो बहुत सारे फ़िल्म्स जैसे जो है बैटल ऑफ सैन पेड्रो जॉन हस्टन ने बनाया था। व्हाई वी फाइट जो है फ्रैंक कैप्रा ने बनाया था। ये बहुत ही नोटेबल एग्ज़ाम्पल्स हैं वर्ल्ड वार टू के टाइम की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने के लिए। पोस्ट वार पीरियड में जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गया था तो बहुत सारे जो है ये इवॉल्व हुए थी, बहुत डॉक्यूमेंट्री आई थी रॉबर्ट ड्रू की जैसे और रिचर्ड लिकॉक। इन्होंने डायरेक्ट सिनेमा के कंसेप्ट को लाया था और इसमें जिस तरह से रियलिटी अनफोल्ड हुई थी, लाइट वेल और पोर्टेबल इक्विपमेंट की मदद से जो है उसको उस तरह से जो है फ़िल्माया गया और उसको एज ए डॉक्यूमेंट्री पेश किया गया। 1960-70s में काफ़ी इसका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गया। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पकड़े गए, सिविल राइट्स, सोशल इशूज़, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और उनका सबका डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया गया। 1980 से अभी तक की अगर हम बात करें तो बहुत वाइड रिकॉग्निशन इसका हो गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी पॉपुलैरिटी भी इसकी बढ़ी हुई है और क्रिटिकली एक्लेम्ड काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है और उसका काफ़ी कमर्शियल सक्सेस भी हुआ है। अभी डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी जो है आपके टीवी चैनल्स वगैरह में और सोशल मीडिया में आती रहती हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन को काफ़ी आसान बना दिया है और इसको साथ साथ जो है ब्रॉडकास्ट करना और लोगों के द्वारा एक्सेस करना उसमें भी काफ़ी जो है हेल्प हो गई है। अभी डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन का इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहली बात तो एजुकेटिंग, इन्फॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत ही पावरफुल मीडियम होती हैं लोगों को एजुकेट करना और इन्फॉर्म करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, हिस्ट्री, साइंस, सोशल इशूज़, कल्चरल फिनोमेना, इन सब चीज़ों के ऊपर। ये बहुत ही इन डेप्थ इंसाइट्स देती हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक के ऊपर जो है लाइट अच्छी तरह से उसको समझने में हेल्पफुल होती हैं। एडवोकेसी एंड सोशल चेंज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखेंगे कि उनका एम ही होता है कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ाना, सोशल इनजस्टिसेस के ऊपर, एनवायरमेंटल कंसर्न और अलग अलग तरह के जो इश्यूज़ होते हैं इम्पोर्टेंट इश्यूज़, तो ये एक कैटलिस्ट का काम करती हैं और लोगों को जो है सोशल चेंज के लिए एडवोकेट करती हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बना करके हिस्ट्री के, कल्चर के उनको बना दिया जाता है तो ये बाद में जो है एक तरह से समझ लीजिए कि उस पार्टिकुलर जो है जनरेशन के प्रिजर्वेशन का, उस हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का मदद इस काम करती है। ह्यूमनाइजिंग स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज़ को जो है किसी भी सब्जेक्ट को ह्यूमनाइज़ करने का बहुत बड़ा उनका पावर होता है। लोगों को जो है इमोशनली कनेक्ट करा देती हैं प्लेसेस, इवेंट्स और लोगों के साथ और बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी इससे जो है डेवलप होता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डॉक्यूमेंट्रीज़ जो है जो फ़िल्म मेकर्स होते हैं वो अपना जो है ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टोरी टेलिंग टेक्निक के साथ और एस्थेटिक के साथ जो है आप कंपेलिंग और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करने में। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव अगर बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म का काम करती हैं, एक प्रोवाइड करती हैं एक प्लेटफॉर्म लोगों का पर्सपेक्टिव और लोगों की जो है वॉइस को, ताकि वो मेन स्ट्रीम अटेंशन के लिए काम में आ जाएं। ट्रेडिशनल मीडिया नैरेटिव्स का भी जो है ये काफ़ी काउंटर बैलेंस करने का काम करती हैं। इंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्रीज लोगों को, ऑडियंसेस को एंगेज भी करती हैं और उनको इंटरटेन करती हैं कंपेलिंग स्टोरीज से, कैरेक्टर्स से, विजुअल्स से। एक अलग ही फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट का ये काम करती हैं क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी होती हैं और इमोशनली काफ़ी इम्पैक्टफुल भी होती हैं। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन का बहुत ही रिच हिस्ट्री है और ये बहुत ही वाइटल पार्ट है हमारा फिल्म एंड मीडिया लैंडस्केप में। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये
लोगों को इन्फॉर्म भी कर सकता है, एजुकेट भी कर सकता है और चेंज के लिए लोगों को इंस्पायर भी कर सकता है। साथ ही ये हिस्ट्री को प्रिजर्व भी कर सकता है, अलग अलग वॉइसेस के लिए एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से ये बहुत ही पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग को जो है, जो हमारे वर्ल्ड अराउंड अस है, उसको अंडरस्टैंड करने में और लोगों को जो है ओपिनियन को शेप करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे टीवी शूटिंग टेक्निक के ऊपर। तो इसमें शॉट क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, फ्रेमिंग, मूवमेंट्स, ये सब क्या होती हैं। टेलीविज़न का शूटिंग टेक्निक अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ शॉट क्लासिफिकेशन, फ्रेमिंग और मूवमेंट को इस्तेमाल किया जाता है इफ़ेक्टिव विजुअल जो है बनाने के लिए। ये टेक्निक बहुत ही इसेंशियल है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, इमोशंस को कैप्चर करने में और एक अच्छी स्टोरी जो है टेलीविज़न में जो है लोगों के सामने लाने के लिए। तो हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले तो है शॉट क्लासिफिकेशन। टेलीविज़न प्रोडक्शन बहुत ही तरह के शॉट क्लासिफिकेशन का यूज़ करते हैं फ्रेम और कैप्चर करने के लिए किसी सीन या सब्जेक्ट के। तो जैसे होता है वाइड शॉट होता है। वाइड शॉट का एक ऐसा शॉट होता है जो इंटायर सीन या लोकेशन को जो है आपको पूरा का पूरा एक ही उसमें सीन में या शॉट के अंदर उसको पूरा का पूरा दिखा देता है। ये कंटेक्स्ट जो है प्रोवाइड करता है व्यूअर के लिए कि इतनी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर हो रही हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मीडियम शॉट। मीडियम शॉट या मीडियम शॉट फ्रेम से होते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है उसको जो है ओवरऑल जो है जितना भी होता है वाइड शॉट से उसमें से उसको खाली दिखाता है। तो कन्वर्जेशंस के लिए जो सब्जेक्ट्स का बॉडी लैंग्वेज वगैरह है उसको अच्छी तरह से लोगों को दिखाई पड़े, समझ में आए, इसलिए उसको मीडियम शॉट में यूज किया जाता है। और जो क्लोजअप्स होते हैं, क्लोजअप्स बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल या सब्जेक्ट का एक पार्ट, उसको जो है फेस या हैंड किस तरह मूवमेंट हो रहे हैं, इमोशंस को कन्वे करने में, इस तरह से इम्पोर्टेंट डिटेल्स को दिखाने के लिए क्लोजअप्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो एक्सट्रीम क्लोजअप होता है ये और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है सब्जेक्ट के। ये माइन्यूट डिटेल्स जैसे कि आई या माउथ, उसको एकदम माइन्यूट डिटेल्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ओवर द शोल्डर्स, ये शॉट जो है अ, किसी का जो है शोल्डर से ऊपर अ, खाली कैप्चर करते हैं। ये जो है डायलॉग सीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। टू शॉट, टू शॉट फ्रेम में जो है दो सब्जेक्ट जो है सेम शॉट के अंदर दिखाए जाते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और क्या इंटरेक्शन हो रहा है वो दिखता है। कट अवे शॉट होता है जिसमें जो है फोकस को एक जगह से दूसरी जगह मेन सब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए और दूसरे डिटेल्स जो होते हैं या एक्शंस होते हैं अ, उसको जो है दिखाने के लिए या जो है सीन को ब्रेकअप करने के लिए कट अवे शॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग जो है आप देखेंगे कि किसी भी तरह की शूटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से चीज़ों को पोजीशन करना है आपने, कैसे सारे एलिमेंट्स को कंपोज किया जाए। इफ़ेक्टिव फ्रेमिंग बहुत अच्छा तरह से इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, एक मूड क्रिएट कर सकता है और व्यूअर के अटेंशन को भी गाइड कर सकता है। तो फ्रेमिंग टेक्निक्स में रूल ऑफ थर्ड्स अभी हमने डिस्कस में बात किया था। इसके अलावा लीडिंग लाइंस हैं, रोड, फेंसेस, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जो व्यूअर की गाइड को सब्जेक्ट की तरफ गाइड करती हैं, तो वो लीडिंग लाइंस। इसके अलावा हेड रूम और नोज़ रूम, स्पेस जो है होना चाहिए सब्जेक्ट के हेड और एक बैलेंस मेंटेन हो पाए, नेचुरल विजुअल फ्लो हो, वो ज़रूरी होता है। और डेप्थ और लेयरिंग बहुत ही ज़रूरी है। फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड एलिमेंट्स को किस तरह से जो है उसको अच्छी तरह से उसको सेट किया जाए, फ्रेम किया जाए ताकि एक विजुअल इंटरेस्ट पैदा हो। मूवमेंट की बात करें अगर, तो कैमरा मूवमेंट बहुत सारा डायनेमिज्म और नैरेटिव डेप्थ जो है उसको शॉट को प्रोवाइड करता है। बहुत सारे कैमरा मूवमेंट्स होते हैं जैसे पैन, इसमें कैमरा जो है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करता है पिक्सल पोजीशन से व्यूअर को फॉलो करते हुए
किसी सीन को स्कैन करने के लिए, या फिर लेफ़्ट टू राइट, या जैसे भी है राइट टू लेफ़्ट जो है, चीज़ों को जो है एक्शन को फॉलो करने के लिए, तो इसको पैन मूवमेंट कहते हैं। टिल्ट मूवमेंट में वर्टिकली जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है मूवमेंट दिखाते हैं। जूम, इसमें फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, और अब सब्जेक्ट का जो है क्लोज या फिर उसको दूर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जूम इन जूम आउट बोला जाता है। डॉली या ट्रैकिंग, कैमरा जो है फॉरवर्ड मूव होता है, बैकवर्ड मूव होता है फिजिकली, या फिर साइडवेज, तो जो है चीज़ों को जो है ट्रैक करने के लिए, तो इसको जो है एक बहुत ही अच्छा स्मूथ सिनेमेटिक लुक प्रोवाइड इससे होता है। क्रेन या बूम, क्रेन या बूम कैमरा को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलग अलग तरह से जो है उसको मूव करने में मदद करता है। स्टेडी कैम या हैंड हेल्ड, इसको इक्विपमेंट को यूज किया जाता है कैमरा को होल्ड करने के लिए हैंड से, ताकि एक जो है सेंस ऑफ मोबिलिटी और इमीडिएटली जो है आप जो है समझ लीजिए पैदा कर पाएँ। डॉक्यूमेंट्रीज और रियलिटी टीवीज़ में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो इसका जो है तीनों चीज़ों का शॉट क्लासिफिकेशन, फ्रेमिंग और मूवमेंट का बहुत इफ़ेक्टिवली अगर आप यूज़ करेंगे, तो आप एक अच्छा प्रोडक्शन बना सकते हैं, लोगों के इमोशंस जो है जगा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से कन्वे कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। टेलीविज़न डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर्स बहुत ही केयरफुली चूज़ करते हैं इन टेक्निक्स का, स्टोरीज़ को बताने के लिए और विजुअली कैप्टिव कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अभी आपका लास्ट जो है यूनिट 5 ओनली बचा है, कल इसको भी ख़त्म करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो सके। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।